वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आज का प्रोग्राम का नाम है आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना झूठ बोलकर गुमराह करना तो शैतान और मुर्दे लोग भी जानते हैं। तो आज बात करेंगे हम 26 जनवरी के। 26 जनवरी में किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन एक इतना आंदोलन चला है कि दुनिया के अंदर ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार की इसके गर्दन के ऊपर बैठ करके उसकी नाक में धुआं दे देना, ये पहली बार हो रहा है। ऐसा कि दिल्ली के अंदर पे बैठ गए, जहाँ पर सरकार जहाँ पर कतलेआम करती है, जहाँ पर बैठ के सरकार जो हुक्म करती है, वहीं पर बैठ के किसान आंदोलन चल रहा है और बेहतरीन तरीके से चल रहा है, पीसफुल चल रहा है। तो बात करेंगे आज। नकवी साहब हमारे साथ जुड़े और विपिन सिंह जुड़े हमारे साथ में, तो इनका स्वागत करते हैं। उसके बाद में सवाल जवाब करेंगे। जी नकवी साहब, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शुक्रिया। विपिन सिंह जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वीर जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। स्वागत है आपका जी। थैंक यू वीर जी, थैंक यू। तो नकवी साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं आज के जो 26 जनवरी को किसान आंदोलन का जो एक बड़ा तगड़ा उन्होंने प्लान किया है, ट्रैक्टर रैली। तो ट्रैक्टर रैली निकालने से उससे पहले हम बात करना चाहते हैं कि जैसे कि ये इसको बात करें। जैसे हम देखते हैं कि किसान आंदोलन जो चल रहा है, इसमें तकरीबन तकरीबन सारे नेता और जितने भी पार्लियामेंट में बैठे हैं, ये सब के सब चुप बैठे हैं। इसके पीछे क्या कारण समझते हैं? ऐसा क्यों है? क्यों किसान नेताओं के साथ, किसानों के साथ में क्यों नहीं साथ दे रहे किसानों का? क्या कारण है नकवी साहब? हाँ, बहुत सही सवाल है आपका। क्योंकि ये सॉरी, जितने नेता हैं तो वो मुख्यमंत्री के ऊपर डिपेंड होते हैं, और मुख्यमंत्री जितने हैं लगभग कम से कम 50-60 मुख्यमंत्री हैं अपने देश में। अभी जो मौजूदा वर्तमान है इनको छोड़ो, ये सरकार में है, लेकिन जितने भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं ज्यादा पब्लिक उनकी है। तो उनकी जो पब्लिक है उनके इंतजार में बैठी रहती है कि हमारा मुख्यमंत्री जो कहेगा हम वो करेंगे। और उनके मुख्यमंत्रियों ने इतना घोटाला कर लिया है, इतना पैसा जमा कर लिया है कि अगर वो ईवीएम के खिलाफ एक शब्द भी बोलें या जन आंदोलन कुछ करना चाहें तो उनके ऊपर सीबीआई जांच लग जाएगी और वो जेल चले जाएंगे। तो उनके अंदर दम नहीं है। और यही ज्यादा से ज्यादा, यानी मुश्किल से समझ लीजिए, अगर 4-5 मुख्यमंत्री खड़े हो जाएं तो देश की समस्या हल हो जाए। लेकिन यही 5 मुख्यमंत्री के कारण पूरा देश कंगाल है और व्यवस्था एकदम से दरहम बरहम हो चुकी है। देश में लोकतंत्र नष्ट हो चुका है। लेकिन अपने देश में मूर्खों की संख्या इतना अधिक है कि हद से ज्यादा। आज के जमाने में अभी पूछिए कि कितने आदमी ईवीएम के विरोध में जो सही से निकलने वाले होंगे, वो 100 आदमी भी नहीं निकलेंगे जो जनता में है, जो समझदार हैं। और मुख्यमंत्री तो एक भी किसी के हिम्मत नहीं है कि ईवीएम के विरुद्ध बोले। तो उसी तरह से जो है कृषि बिल भी वही सरकार लाई है जो ईवीएम में घोटाला करके बैठी है। तो किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं है कि आगे आए। जब मुख्यमंत्री नहीं आएगा तो उसका नेता कैसे आएगा? जब नेता नहीं आएगा तो पब्लिक कैसे आएगी? ये तो मैं, जो लोग पहुंच गए हैं वहां पे बॉर्डर पे किसान आंदोलन करने, मैं उनको सल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। और मैं बहुत उनका आभारी हूं कि अपने देश को उन्होंने जागृत कर दिया और बचा लिया, वरना तो सब लोग मूर्ख बन के रह जाते, बारे में मूर्ख बने बैठे हैं। मेन जड़ तो ईवीएम है। शुक्रिया। जी जी जी। तो हमारे साथ में ये दूसरे भाई भी जुड़े हैं, तो आपने बारे में बता दीजिए भाई साहब। मैं उनके लिंक सेंड किया था मैंने, लेकिन आप जुड़ नहीं पाए इसमें। तो विपिन जी, आपके साथ साथी का नाम बता दीजिए और इनका स्वागत करते हैं हम जी। जी, वाहे खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। स्वागत आपका। हाँ जी, मैं गुरविंदर सिंह जी दास, अपना ग्राम इब्राहिमपुर मसाई, जिला हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट। जी। और जी
जी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल बहुत बहुत स्वागत आपका जी। जगतार सिंह जी आपका भी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। अपना इसको ऑन कीजिए ऑडियो। विपिन सिंह जी आप वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह जी। विपिन सिंह जी इसमें जो 26 जनवरी का जो रैली मतलब ट्रैक्टर रैली निकल रही है, परेड निकली, इसकी क्या तैयारी चल रही है अपनी तरफ? तैयार तो इसमें हमें पता लगा था बहुत जोर शोर से निकल रही है, तो हम भी उसमें एक हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि देखो हम भी कहीं ना कहीं एक किसान हैं और किसान का दर्द समझते हैं। इस टाइम किसानों के जो हक में बोलना है, तो सिख कौम तो हमेशा ही सच के साथ में खड़ी है। जी तो हम लोग किसानों के लिए बोलेंगे और रैली में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, तो उनका साथ भी देंगे। तो जी। यही तैयारी चल रही है। तो इसमें ट्रैक्टर के अलावा और भी बहुत सारे साधन जोड़ रहे हैं, सिर्फ ट्रैक्टर ही चल रहे हैं इसके साथ में? क्या करने जाएंगे इसके बारे में? सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा है कि ट्रैक्टर भी हैं, अपने बाइकें भी हैं, कारें भी हैं, मतलब जो इंसान के पास कन्वेंस है उस चीज को लेके वो लोग पहुंच रहे हैं। तो हम लोग भी निकलने वाले हैं, देखते हैं। जी गुरविंदर सिंह जी, जी इसके बारे में बताएं आप। जो मतलब सिर्फ जो जैसे मतलब सिखों का आंदोलन दिखाया जा रहा है, उसमें सिखों का आंदोलन है ये, तो इसमें अभी पूरा सिखों का ही आंदोलन है केवल, या मुसलमानों का भी है और दूसरे जो कम्युनिटी है उनका भी सबका आंदोलन है? ये अब सब एक जन लोक आंदोलन बन चुका है। जैसे कि आपको पता है कि इतिहास हमेशा गवाह रहा है, कभी भी देश में कोई चीजें का परिवर्तन हुआ है, कोई क्रांति आई है, तो हमेशा कह लो कि पंजाबियों का, सिखों का बहुत अहम योगदान रहा है, चाहे वो आजादी का हो, चाहे वो किसी भी रेवोल्यूशन का हो। अगर आप बात की जाए कि जब देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हरित क्रांति आई, उसमें पंजाब का ज्यादा रोल रहा, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और ज्यादातर जरा ये है जो है खेती डोमिनेटेड एरियाज हैं सारे, जैसे कि आपको पता ही है सारे के सारे। और रेवोल्यूशन हमेशा वो लोग चाहते हैं जो उससे ज्यादा जुड़े हुए हों। और आपको पता है कि मोस्टली जो है सिख कम्युनिटी है, चाहे वो अपना इंडिया हो या इंडिया से आउट ऑफ कंट्रीज भी हों, तो वो उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया हमेशा फार्मिंग इंडस्ट्री में। तो उस इंडस्ट्री के साथ साथ वो चीजें, जब मुझे लगता है कि हाँ अब सरकारें हमारे साथ वो चीज नहीं कर पा रही जो हमें चाहिए वास्तव में। आप देख लीजिए पिछली कितनी भी सरकारें अब तक आई, उनका क्या रोल रहा अपनी खेती को लेके या खेती कानूनों को लेके। और अब जो ये कानून लेके आए हैं, जब किसान इन्हें मान ही नहीं रहे, जिनको इन्होंने करना है, खेती तो किसानों ने करनी है ना, सरकारों ने थोड़ी करनी। सरकारों का काम होता है लोगों के लिए, जनता के लिए वो फायदे लेना जिनसे वो अपने लाभ उठा सके और अपनी चीजों में परिवर्तन ला सके। लेकिन सरकारें ही अगर लोगों के खिलाफ जाएं और लोगों को उत्पीड़न करना शुरू कर दें, तो फिर क्या करेगा लोग? एक जन आंदोलन अब ये बन चुका है। शुरुआत में पंजाब का इसमें योगदान ज्यादा रहा, धीरे धीरे हरियाणा, अब राजस्थान, गुजरात, आप कल देखे परसों पिछले हफ्ते केरल से 10,000 लोग पहुंचे वहां पे। 10,000 लोग केरल से पहुंचे। अब धीरे धीरे ये आंदोलन बन चुका है हमारे। आपकी आवाज बंद हो गई भाई साहब। गुरविंदर सिंह जी आवाज बंद हो गई आपकी, आवाज इसको ऑन कीजिए। नहीं आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, दोबारा एक मिनट दोबारा आता आपके पास में। जगतार सिंह जी, जैसे हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो अभी जो आंदोलन चल रहा है, पीसफुल आंदोलन चल रहा है, इसमें सरकारों द्वारा भी गड़बड़ की जा रही है। कोई एजेंट जाता है वहां पर छेड़ने के लिए, कोई बहुत सारा भी दिखाते, कोई वहां पर आग लगाने की कोशिश करता है। इसके पीछे क्या कारण समझते हैं? उसमें ऐसे क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे हमें पूछ रहे हो वीर जी, किसी और को पूछ रहे हो? मैं जगतार सिंह ने सवाल क्या बनाया। जगतार सिंह जी आप बताएं। सर इसके पीछे हमारे को सरकार की मानसिकता समझनी पड़ेगी। आपकी आवाज थोड़ी दूर है, आवाज थोड़ा आगे, थोड़ा ठीक कर आवाज को। सर इसके लिए हमारे को सरकार की मानसिकता समझनी पड़ेगी कि हमारे देश में जो हमारी सरकार हमारे पे राज कर रही है, वो किस मानसिकता को लेकर राज कर रही है। वो हमारे को जो राज कर रही है, रूल कर रही है, वो हमारे को सेवादार की तरह रूल नहीं कर रही, वो एज ए शासक रूल कर रही है। लोकतंत्र की तरह रूल नहीं कर रही, लोकतंत्र के नाम पे वो राजतंत्र की तरह रूल कर रही है। जब राजतंत्र की तरह आप रूल करोगे, तो आप लोकतंत्र का मुखौटा पहन के जब आप राजतंत्र की तरह रूल करोगे, तो आप लोगों की आवाज समझोगे नहीं, उसे दबाने की कोशिश करोगे, उसे मैनेज करने की कोशिश करोगे। और सवाल ये होता है कि सिख क्यों आ रहे हैं इस आंदोलन के अंदर। उसके पीछे रीजन एक ये है कि सिख जो मानसिकता है, सिख जो विचारधारा है,
वो विचारधारा पूरे हिंदुस्तान की मानसिकता से अलग है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजा को पूजा जाता है, राजा की पूजा होती है। इंदिरा को दुर्गा बोला। जगतार हाँ जी, ये तो हिंदुस्तान हाँ मत जी, बोले, हिंदुस्तान तो शैतान लोग बनाना चाहते हैं इसको, ये भारत है और भारतीय का इसको भारतीय रहने दीजिए, हिंदुस्तान मत बोले। चलो एक जवान पे चढ़ा हुआ शब्द है, जी जी जवान पे चढ़ा हुआ शब्द है। तो एक हाँ भारत के अंदर जो मानसिकता है ना, जो भारत अपने आप में आप देखो, अगर आप मैप उठा के देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे पंजाब दिखाई देगा, मध्य प्रदेश दिखाई देगा, द्रविड़ दिखाई देगा, नागा दिखाई देगा, आपको भारत नहीं कभी दिखाई देगा, हिंदुस्तान भी दिखाई देगा, इफ यू डोंट माइंड। हम सब जब साझेदार के अंदर हमने जब एग्रीमेंट साइन किया ना यूनियन टेरिटरी का, तो वो एग्रीमेंट का नाम है भारत। जैसे यहाँ खालिस्तान हिस्सेदार है, वहां से यहाँ हिंदुस्तान भी हिस्सेदार है। तो जो हिंदुस्तान की जो मानसिकता है ना, अब मैं यहाँ पे बोलूंगा, जो हिंदुस्तान की मानसिकता है वो राजा को पूछता है। वो इंदिरा को एज ए दुर्गा उन्होंने पूजा, मोदी को एज ए महादेव उन्होंने पूजा। पर जो भारत पंजाब की मानसिकता है, अब इसका कंपेयर है पंजाब की मानसिकता, सिख मानसिकता, वो राजा को पूछती नहीं है, वो राजा को अपना केयर टेकर समझती है, अपना प्रबंधक समझती है, अपना मैनेजर समझती है। यही कारण था जब सिख राज आया महाराजा रणजीत सिंह का, तो ज्यादातर जो सिख थे वो रणजीत सिंह को काणा कह के बुलाते थे, ताकि उसके अंदर राज का अभिमान ना आ जाए, राज का अहंकार ना आ जाए। निहंग जथेबंदियां महाराजा रणजीत सिंह के दरबार के अंदर जाके उसके किले का जो शीशा है वो तोड़ के आती थी रोज एक फायर करके। उसके पीछे एक संदेश दिया जाता था कि तू अपने आप को राजा मत समझ, तू हमारा केयर टेकर है, गद्दी पे तो एक ही आदमी बैठेगा ना जी। तो ये सिख मानसिकता और जो भारत की जो विपर मानसिकता जिसको हम कहते हैं, या हिंदू मानसिकता के हिंदूवादी मानसिकता कहें, उसमें फर्क है। तो वहां पर लोग हमारे साथ इतना जुड़ के नहीं आते, उसके पीछे रीजन ये है, दुख उनको भी है, तकलीफ उनको भी है, पर उनके अंदर एक अपनी बात रखने का, अपनी भावना प्रकट करने की मानसिकता, उनके पास गुरमत सिद्धांत नहीं है, उनके पास खंडे की पोल नहीं है, उनके पास सिद्धांत नहीं है जो सिद्धांत हमारे पास है। इसलिए इसमें हमेशा पंजाबी आगे आता है, ये जो आपका सवाल है। और जो गिनती कम है, गिनती कम वाला कोई मैटर नहीं होता। जब देश आजाद हुआ, सन सिंह मस्कीन जी को आके खबर दी गई कि देश आजाद हो रहा है, आजादी हमको मिल गई। मस्कीन जी ने क्वेश्चन पुट किया कि अगर देश आजाद हो रहा है तो अब रूल कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो रूल का जो मेथड निकाला है वो बहुसंख्यक के हिसाब से वोटें डलेंगी और रूल करेंगे। सन सिंह मस्कीन जी ने माथे पे हाथ मार के बोला, कहते बेड़ा गर्क हो गया। कहते क्यों भाई बेड़ा गर्क क्यों हो गया। सन सिंह मस्कीन कहने लगे, जंगल में शेर कम होते हैं, भेड़ बकरियां ज्यादा होती हैं, विद्वान कम होते हैं, अनपढ़ कायर ज्यादा होते हैं, बहादुर कम होते हैं, कायर ज्यादा होते हैं। तो इस हिसाब से कायरों की गिनती होगी और कायर राज करेंगे, बेईमान ज्यादा होंगे और बेईमान राज करेंगे। और आज भी वही काम चल रहा है। तो गिनती का कोई मैटर नहीं है, गिनती की बात नहीं होती। दरअसल क्या है ना, बेईमान की तो जो एक मानसिकता बताया ना आपने, ये मानसिकता जो है ना, जैसे एसटी एससी ओबीसी के लोग हैं, वो तो हिंदू नहीं है, और जो उनको हिंदू बनाया गया है मानसिक, उनको 15% हिंदू भारत के अंदर रहते हैं, जिनको ब्राह्मण वैश्य या क्षत्रिय कहते हैं। तो ये मानसिकता, ये तो सिर्फ मतलब उन्होंने इनका, जैसे कहते हैं भी बकरे ने है ना उसकी मतलब भेड़ की खा लिया, मतलब एक गिद्दड़ ने जो है ना मतलब उसकी शेर की खाल लेके घूम रहा है, ऐसा कह सकते हैं इसमें। नकवी साहब, इसमें क्या मतलब क्या कारण है जब मतलब इसमें इसमें मीटिंग हो रही है किसानों की और इनकी जो सरकार की कह रहे हैं, जिसको सरकार कह रहे, सरकार तो नहीं है, तो चमचागिरी कर रहे हैं, तो आपस में जो है इनकी मीटिंग हो रही है, फिर भी मतलब फैसला नहीं हो पा रहा है, कारण क्या है? नहीं, कारण तो अब तो खैर सफल हो गया। हाँ, मीटिंग जो नहीं सफल हो रही, असल में मीटिंग सफल कैसे हो, इसमें मैं फिर से सर जो है सिखों को एक बार सल्यूट करता हूं कि जो इन लोगों ने थोड़ा आगे आकर के शुरुआत कर दिया था कि पूरा भारत जागृत हो गया, और सिखों ने चाहे केरल की बाढ़ हो या भूकंप हो कश्मीर का, या एनआरसी हो, या जो अब चल रहा है, या देश में कहीं भी किसी भी आपात स्थिति में सिख लोगों का योगदान बिल्कुल सराहनीय है और बहुत सराहनीय है। तो मैं सिखों को सलाम करता हूं कि हर जगह आकर के अपना योगदान सबसे आगे बढ़ करके करते हैं। और जो मीटिंग ये नहीं हो रही है, इसका कारण ही ये है कि किसी तरह ये सरकार कुछ टाइम ऐसे बिताना चाहती है, और उसके अलावा मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था मीटिंग हो रही है लेकिन मान क्यों नहीं रहे? मान क्यों नहीं रहे? 5000 मीट्रिक टन के स्टोर बड़े बड़े बने हैं, उनको गोदाम भरेंगे और भर करके उसके बाद में कुपोषण से, इसको कहते हैं साइलेंट किलिंग,
जितने भी भारत में मजदूर गरीब लोग हैं, जब ये लोग बहुत महंगा अनाज हो जाएगा तो खरीद नहीं पाएंगे, और जब खरीद नहीं पाएंगे तो उनके बच्चे मरेंगे, वो भी मरेंगे, और जिसके है खेत वो भी मरेगा, क्योंकि उसको धोखे में अगर ये लोग एक बार कहीं ना उगने वाला संशोधित बीज जो गेहूं का आता है दे दिया और उगेगा नहीं तो वो वापस भरेगा कैसे? तो किसान भी मरेगा और जितने किसान नहीं है वो तो पहले मरेंगे। तो ये पूरे भारत को जागृत होना है कि इसको रोकना बहुत बड़ा खतरा है भाई, बहुत बड़ा। इसमें साइलेंट किलिंग करते हैं, यानी बिना मारे बिना गोली चलाए इनको दिमाग से मारना है। जैसे राजपूत का शासन नष्ट हो गया, आज मैं राजपूतों के बारे में 1 ही मिनट बोलूंगा। राजपूत का शासन नष्ट हो गया और राजपूत तब से लेकर अभी तक वो सिर्फ जानता है राजपूत की मुगल आक्रमण किया, जो है मुगल आक्रमणकारी थे, अपराधी थे, जो भी थे, मुगलों को बुरा कहते हैं। लेकिन मुगलों के बाद जो नवरत्न तेल आज तक लगा रहे हैं, ये नवरत्न तेल कोई जड़ी बूटी तो है नहीं, नवरत्न जो मंत्री थे उन्हीं को नवरत्न कहा गया। तो राजपूत समझ नहीं पाया और वही मुगल पीरियड में, मुगल काल में जितने भी कुछ ग्रंथ लिखे गए, वही मुगल काल में जो राजपूत धर्म परिवर्तित हुए, उन्हीं के डर से 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग करवा दिया ताकि कहीं दोबारा से राजपूत जागृत होकर अपना राज ना स्थापित कर ले। क्योंकि जब राजपूतों का राज नष्ट किया गया था तो षड्यंत्र के तहत किया गया था। इस बात को मैं हमेशा कहता रहूंगा, हमेशा कहता रहूंगा। राजपूतों का राज गया है तो वो षड्यंत्र के तहत गया है और उन्हीं के डर से भारत को 2 टुकड़े किया गया है। नहीं ये बात तो आपकी, ये बात तो थोड़ी ठीक है, गलत ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि सिखों को इसमें जो पाकिस्तान जो बनाया बीच में, जो सिख जो है ना पंजाब के अंदर ज्यादा थे, तो सिखों को डिवाइड किया उन्होंने, सिखों की प्रॉपर्टी को डिवाइड किया। अगर सिख इकट्ठे रहते तब तक तो इनको उखाड़ के फेंक देते ब्राह्मणवाद को यहाँ से भारत से, तो सिखों को बर्बाद किया उन्होंने, सिखों को थोड़ा बीच में। तो ठीक है, सही कह रहे हैं आपकी बात, ये बात भी मैं मानता हूँ, ये बात सही है, ये साथों साथ ये बात है। लेकिन ये बंटवारा में इन्होंने खूब छानबीन करके जानबूझ करके डिवाइड किया है, और उन्होंने डिवाइड किया है कि जिन्होंने षड्यंत्र करके राजपूत का शासन नष्ट करवाया था। तो और ज्यादातर जो मुस्लिम हो गए थे वो चले गए पाकिस्तान में। अभी भी देखिए विदेशों में जो पाकिस्तानी लोग मिलते हैं वो अपने आप को राजपूत कहते हैं, उनका नाम है कासिम, उनका नाम रहता है महमूद आलम राजपूत। दूसरी तरफ बात हमारी है ना कहीं। हाँ जी बोलिए विपिन सिंह जी, क्या करना चाहते हैं? एक लाइन बोलना चाहता हूँ क्योंकि हम भी लेट हो रहे हैं, हमें निकलना है। जी बोलिए। मैं सिर्फ कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जी आपस में सब भाई हैं। दूसरी बात, हमारा जो मुद्दा है यहाँ पे ना कोई राजनीति से है, ना किसी पार्टी से है, ना किसी इंसान से है। सिर्फ जो आज का मुद्दा है वो किसानों के लिए है, जो हमारे अन्नदाता हैं। जी बिल्कुल, ठीक है ना। नो फार्मर नो फूड, ठीक है। किसान है तो रोटी है। तो हमें जो आज खड़ा होना है तो सिर्फ किसानों के लिए खड़ा होना है, हमें किसी इंसान के लिए भी खड़ा नहीं होना है। और देखो अगर आपके अंदर इंसानियत है तो किसानों के साथ में खड़ा हो। दूसरी बात, यहाँ पे जो मुद्दा है ना तो किसी पार्टी से है, ठीक है, ना किसी धर्म से है, ना किसी जाति से है। रही बात हम लोगों की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कल भी भाई भाई थे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। तो जो मुद्दा है सिर्फ किसानों का है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसान हैं। और देखो सिख धर्म आपसे मैं माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आप वीडियो देखिए, आप कभी भी यूट्यूब पे या फेसबुक में आप एक बार कहिए कि हिंदू धर्म नहीं है मोदी, ऐसा कह दीजिए तो आपको आएगा वीडियो मोदी जी का, कम से कम 50 वीडियो आएगा। मोदी जी खुद कह रहे हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, और इसको पढ़े लिखे जितने ब्राह्मण वो भी कहते हैं हिंदू धर्म नहीं है। नकवी साहब देखो, कहने को तो कोई कुछ भी कहता रहा, ये जुबान है, इसका कोई मोल नहीं होता। कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ कि मैं आसमान तोड़ के ला सकता हूँ, ठीक है। जो सच है वो सच ही रहेगा हमेशा, उसे कोई नहीं बदल सकता।
नहीं फिर ये तो है ना, हिंदू हाँ, अगर तो हिंदू धर्म नहीं है। अब बोले हिंदू धर्म है तो कोई सिद्ध तो करे ठीक है, हिंदू धर्म है। मेघराजवीर जी थोड़ा उसको मैंने, ये बात की बात है, अभी जो मेन बात कर उसको आ जाते हैं। ये गुरिंदर सिंह अभी जी की बात रखे अपनी। जी। आवाज बंद हो गई आपकी। आवाज बंद हो गई भाई साहब। हाँ बोलिए विपिन सिंह जी, अपनी बात रखे आप ये। जी 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 जी। तो अब फिर बात में बात निकल आती है कि भाई अगर मैं बोलूं हिंदू धर्म नहीं तो बुरा लगेगा, और प्रधानमंत्री खुद कहते हैं हिंदू धर्म नहीं है, तो उनको कोई नहीं कह रहा कि तुमने ऐसा क्यों कह दिया, जबकि वो खुद कहते हैं हिंदू धर्म नहीं है। मेघराजवीर जी सॉरी, मैं आप सबको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सिर्फ एक मिनट लेना चाहूंगा आप लोगों की, सिर्फ 1 मिनट। लगाइए भाई 1 मिनट बोलेंगे और फिर हम निकल रहे हैं फतेह बुला के, क्योंकि हम बहुत लेट हो रहे हैं वीर जी, ठीक है ना? जी जी निकल सकते हैं जी। कभी लंबी डिबेट करेंगे, बाद में करेंगे। गुरविंदर वीर जी 1 मिनट बोल के फतेह बुला दो। जी गुरविंदर सिंह क्या करना चाहते हैं? हाँ जी अजिता जी, किसानों के हक में हम रैली निकालने जा रहे हैं, एक मैसेज देना चाह रहे हैं उत्तराखंड सरकार को, सरकार के साथ साथ सेंट्रल सरकार को भी, कि जो हमारे किसान अड़े बैठे हैं, आप ज्यादा अड़ियल रुख ना अपनाएं, ठीक है ना? और आपको लगता है कि ये इस बार ऐसे अड़के बैठ गए किसान, मैं लगता हूँ इंडिया का, पूरे भारत, पूरे विश्व का एक आंदोलन बन चुका है, और पूरे विश्व भर के नेता इसको जो है सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है? तो हम भी चाहते हैं कि सरकार इस चीज को मान ले, जल्द से जल्द मान ले। तो बस यही एक मैसेज है हमारा। ना हमारा सरकार से कोई दुश्मनी है, आज तो सरकार ने जो भी कानून पास किया हमने उसका स्वीकार किया, लेकिन ये हमारे हक में बिल्कुल भी नहीं। ताकि सारे किसान जो बैठे हैं धरने पे वो सब आराम से अपने परिवार में लौट जाएं, अपनी फसलों पे ध्यान दें, अपने बच्चों पे ध्यान दें, क्योंकि देखो टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत सर्दी है, हम लोग घर में बैठे हैं, सोच नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं हम लोग। तो इसी के साथ में हम निकल रहे हैं वीर जी, हम ठीक है ना? जी आप दोनों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जी जोड़ने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। जगतार सिंह जी, हम जो बात कर रहे थे इसमें सिर्फ 2 मिनट वाले ने आज मेरे साथ ऐसा हुआ, निकला मोटरसाइकिल वहाँ दिक्कत कर गई, फिर वो ट्रैक्टर वाले ने कर दी, सुबेग सिंह के मामा उम्मा है कोई, साले कह रहे डालू वाले शामिल होंगे हम तो जाके। अच्छा अब ये बताओ मुझे, तुम डू नॉट डिस्टर्ब लगाया था मैंने, वो जल्दी कब चाय बनाओ, जल्दी कर दो। नहीं निकल, अरे टाइम है अपने पास, मैं लड़कों को फोन भी करना। अब मुझे ये बताओ, बैठो 1 मिनट, आप बैठो। जगतार सिंह जी आप बताएं इसके बारे में। जैसे हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन जो आज किस रूप में देख रहे हैं इसको, किसान आंदोलन को जो सारे अभी इकट्ठे हो, वो सारे लोग इसमें जुड़ रहे हैं, तो इसको किस रूप में देख रहे हैं आप इसको? मतलब ये कामयाब हो पाएगा? सर कामयाब तो बहुत हद तक हो चुका है जी। इसकी जीत को सिर्फ परिभाषित करना बाकी रह गया है। जिस मुद्दे पे हम आज तक कभी भी हम देश में लड़ाई हारे ही नहीं है, ये एक सच है, पर उस सच के साथ एक सच ये भी मानना पड़ेगा कि हम अपनी जीत को परिभाषित करने में पीछे हट जाते हैं, हम अपनी जीत को परिभाषित नहीं कर पाते। अब इस जीत के अंदर ये है कि हमने जो 70-73 सालों से जो एक नफरत की राजनीति इस देश के अंदर हो रही थी, उसको तो हमने जीत लिया है। सरकार की जो एक मेहनत है, कांग्रेस बीजेपी एजेंसियां जो देश में नफरत फैले, उस नफरत को तो हमारे लोगों ने तोड़ दिया, भगवान की दया से, कुदरत की रहमत ऐसी हुई। अब इसके बाद अब इस जीत को, इस समाज की सोच को इकट्ठे लेके चलना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको हम कितनी देर तक, कब तक इकट्ठे रख सकते हैं, और सरकार के खिलाफ एक, सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार की बेईमानी के खिलाफ एक सिस्टम कैसे दें। ये सिस्टम अब हमको प्रोवाइड करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम इस सिस्टम को प्रोवाइड कर देंगे अपने समाज को, अपने देश को, अपने लोगों को, जैसे भी आप देखो कि बहुत जगह से आवाजें आ रही हैं कि अब किसानों को भी, हमने 10 दिन का एक मूवमेंट चलाई, 10 दिन के अंदर हमने टॉप 10 से लेकर बिजनेसमैन को बाहर निकाल दिया, अंबानी अडानी को। अब अगर हम इसी मूवमेंट को हो थोड़ा लंबा चलाएं और अपने किसानी से रिलेटेड व्यापार बिजनेस, जैसे रामदेव कर रहा है, रामदेव एग्रीकल्चर नहीं कर रहा पर उसने किसानी से रिलेटेड प्रोडक्ट को बेच के लाखों करोड़ों का मुनाफा फायदा उठा रहा है। अब अगर हम इस तरफ हम चाहें तो हम इस मूवमेंट को और भी बहुत बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। ये बुलंदी अब सिर्फ किसानी आंदोलन तक ही सीमित नहीं होकर रह गई है। इस जो आंदोलन है, इस आंदोलन के अंदर हमारे को किसानों के खिलाफ लड़ते हुए कॉर्पोरेट भी दिखाई दे रहे हैं। तो कॉर्पोरेटों को हमने 10 दिन की मूवमेंट दिखा के उनको अपनी ताकत का एहसास दिलाया है, पर अभी उनको अकल टिकाने नहीं आ रही। उनकी अकल टिकाने लगाने के लिए हमारे को उनके पैरेलल एक संगठन तैयार करना पड़ेगा, अपने किसानी हाट संगठन, दुकानदारी संगठन। जैसे कि हमारे गुरुओं का एक कंसेप्ट था जिसको कि कुका रामदेव ने भी अपनाया,
वो कंसेप्ट ये था कि आप एक दिखा दो कि कहीं भी सिख इतिहास के अंदर कहीं भी हमारे गुरुओं ने धरना प्रदर्शन किया हो, कहीं भी अपने मांग पत्र दिए हो, ज्ञापन सौंपे हो। उन्होंने स्टेट के अंदर स्टेट विद इन स्टेट का कंसेप्ट दिया, जिसे पटियाला के साबका एमपी अतिंदर पाल सिंह जी भी अपने कंसेप्ट के अंदर बताते हैं, स्टेट विद इन स्टेट। जिसे नामधारी कुक्का ने अपना एक रेलवे के अपोजिट, डाक के अपोजिट अपना एक सिस्टम तैयार किया था, वैसे हमारे को इन पूंजीपतियों के अपोजिट एक अपना खुद का व्यापार सिस्टम लागू करना पड़ेगा, जिससे हमारे नौजवानों को रोजगार मिले जी, नौजवानों को रोजगार मिले। जो हमारे आज की डेट में कृषि को हमने सिर्फ एक समझ लिया पैदावार करना, और जो कृषि का जो उपभोक्ता का कंट्रोल है वो टोटली पूंजीपतियों ने अपने कंट्रोल में कर रखा है। अब वो चाहते हैं कि पूंजीपतियों का हमारे हाथ में, भाई इसका उपभोक्ता हमारे हाथ में, उपभोक्ता तो हमारे हाथ में है, अब हम क्यों ना उत्पादन को भी अपने कंट्रोल में करें। लड़ाई यहाँ चल रही है, वो उत्पादन को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। अब वो आपके उत्पादन को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप उनकी मार्केट को कंट्रोल क्यों नहीं करते? आप उनकी मार्केट पे कब्जा क्यों नहीं करते? आप बीच में से उन पूंजीपतियों को निकाल ही दो ना, आप उनके मार्केटिंग के ऊपर भी आप कब्जा करो, और आप कर सकते हो, आपके पास पावर है, आपके पास ताकत है। आप कहते हो कि आपका नौजवान खाली घूम रहा है, बेरोजगार है, सरकार उसे रोजगार नहीं दे पाती। सरकार रोजगार नहीं दे पाती तो हमने आपने क्या किया? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें सरकार रोजगार नहीं, मेरे हिसाब से आप प्लान तैयार करें, इसके बारे में करते हैं बात इस मामले में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर किसान आंदोलन चल रहा है, अगर किसान आंदोलन तो व्यापार सिस्टम भी निकलता है और हाट सिस्टम भी निकलता है, दुकानदारी सिस्टम भी निकलता है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें तो बहुत ज्यादा मतलब अगर सरकार अपने किसान जो है ना, अगर राजनीति में आ जाए, अपनी पार्टी बना दे, किसान आंदोलन के हिसाब से निकाले इसको पार्टी, जो अगर राज करते हैं सच्चाई का राज करेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। इसमें क्या करने चाहते हैं जी? सर इस मोमेंट को मैं एक समुद्र की सागर की तरह देख रहा हूं, जिस सागर में से मैं 3 तरह की लहरें निकलती हुई देख रहा हूं, एक राजनीतिक, एक किसानी और एक संघर्षी। जो संघर्षी माइंड सेटअप के लोग हैं वो तो कहते हैं कि हम संघर्ष से मूवमेंट जीतेंगे। जो राजनीतिक माइंड सेटअप के लोग हैं वो कहते हैं कि हम राजनीति से संगठन को जीतेंगे, इस मूवमेंट को जीतेंगे। असल में जब तक इन तीनों संगठनों का आपस में कोलैबोरेशन नहीं होगा और एक मंच पे मिलकर नहीं चलेंगे, तब तक ये मूवमेंट बहुत बड़ी हो चुकी है और ये लड़ाई भी बहुत बड़ी हो चुकी है। इस सिस्टम ने 70-73 सालों के अंदर हमारे को बहुत बुरी तरीके से उलझा लिया है। ये सारे सिस्टम को, चाहे राजनीति को, चाहे वो किसानी जो अब हम व्यापार के हिसाब से हम सोच रहे हैं, चाहे वो संगठन हो, चाहे इसके बाद में हमारा संघर्षी मूवमेंट हो। हमारे जो संघर्षी मूवमेंट होगा वो संघर्षी मूवमेंट हमारी राजनीतिक और किसानी इस मूवमेंट को सहयोग देने के लिए होगा। वहां हमारे को संघर्ष की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने 73-70 सालों के अंदर हमारे को बहुत बुरी तरीके से, जब हम इस चीज के ऊपर विचार करना शुरू करते हैं ना, अब आप ये देखो, एक बिजनेसमैन तो अपना गोदाम बना सकता है पर एक किसान अपना गोदाम नहीं बना सकता। अगर कानून में किसान को गोदाम बनाने की परमिशन दी गई है तो उसकी शर्तें इतनी खतरनाक कर दी गई हैं कि कोई भी आम किसान, अगर कोई छोटा मोटा किसान कोई गांव को या कोई संगठन इकट्ठी होकर भी उस शर्तों को पूरा करना चाहेगा तो वो शर्तें पूरी नहीं हो सकती। हमारे लिए दिक्कत बहुत ज्यादा हो रखी है। इन्होंने एजेंसियों ने 73 सालों के अंदर होमवर्क बहुत ज्यादा किया है। इन्होंने कानून अपने गुप्त रूप से बहुत ज्यादा बना के तैयार रखे हुए हैं, जिसके बारे में हमारे को नॉलेज ही नहीं थी। जो भी हम इस फील्ड के अंदर उतरते हैं, हमारे को जब पता लगता है इन्हों का तैयारी आज से नहीं बहुत पहले से चलती आ रही है। जी, इस पर हम आपके साथ स्पेशल बात करेंगे इस पर टॉपिक पर, क्योंकि बहुत जरूरी है टॉपिक, क्योंकि किसान जो है ना किस तरह इसको संभाल सकते हैं, किसान व्यापार को अपने हाथ में कैसे लेंगे, व्यापार सिस्टम को और दुकानदारी के सिस्टम को कैसे हाथ में लेंगे, इस पर बात करेंगे आने वाले वक्त में। लेकिन अभी जो मुद्दा चल रहा है, मेन जो मुद्दा है, नकवी साहब, जो अडानी अंबानी है या मोदी है, ये हाथ में कटोरा देना चाहते हैं इनके, मतलब किसान हो गए सभी के, बोले भारतवासियों के, तो वापस इनके हाथ में कटोरा, इनके हाथ में, अगर ये किसान इनके हाथ में कटोरा पकड़ाएं तो ये कैसे पकड़ा सकते हैं इनके हाथ में कटोरा? अभी तक इसके बारे में क्या ख्याल आपका? इसके बारे में भाई, जब कोई हल नहीं निकल रहा तो इसका बहुत अच्छा एक हल ये है कि हमारा और आपका, बिल्कुल हम मानेंगे कि आपने जो किसान हित में कानून पारित किया है, हम इस कानून को मानेंगे। हमारा और आपका ये शर्त है कि पहले आप ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से पूरे देश में चुनाव कीजिए। अगर आप जीत गए तो आपका कानून हम पालन करेंगे, अगर आप हार गए तो आपका कानून निरस्त माना जाएगा। ये बहुत सबसे बेहतरीन यही हल है। और मैं कह रहा हूं कि
26 जनवरी को किसान रैली है, किसान आंदोलन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ किसान रैली है। निकलने दे, लोग अपना ट्रैक्टर दौड़ाएंगे, डीजल अपना फूकेंगे, तो उनको करने दीजिए। सरकार को मैं यही मेरी दरखास्त है, देश हित में देशवासियों से, सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि किसान रैली को निकलने दीजिए। अपना ये लोग 1 घंटा आधा घंटा रैली निकाल लेंगे, उसके बाद जाकर के चुप बैठ जाएंगे, फिर अपना जो है टॉपिक चलता रहेगा मसला हल करने के लिए। और सबसे बेहतरीन हल जो मैंने बताया, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हमारा और आपका इत्तेफाक हो जाए, स्टाम्प पे लाइए, लिखा पढ़ी हो जाए कि आप जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, अगर जीत गए आपकी सरकार तो ये कानून माना जाएगा, हम मान लेंगे, पालन करेंगे। अगर हार गए तो ये कानून निरस्त। बेहतरीन। जगतार सिंह जी क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ईवीएम के ऊपर बात करना चाहता हूँ। जो हमारे भाई साहब ने ईवीएम वाली बात बोली है, ये हमारे को फिलहाल तो ठीक लगता है, पर अगर हम हिंदुस्तान का संघर्ष, भारत का संघर्ष हम पिछला देखें ना, तो मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ 36 साल पहले, जब धर्म युद्ध मोर्चा चल रहा था पंजाब के अंदर, तब ऑपरेशन ब्लू स्टार के लास्ट मोमेंट के ऊपर सरकार की तरफ से प्रपोजल जाता है संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाले जी को कि आप हमारी बातें मान जाएंगे तो हम आपको, एक तो उन्होंने काफी पैसे की रिक्वायरमेंट ऑफर की थी कि हम आपको पैसा देंगे, दूसरी उन्होंने एक ऑफर दी थी, उसके ऊपर ध्यान देने वाली बात है, उस टाइम ईवीएम नहीं थी, उस टाइम बैलेट पेपर से वोट होती थी। सरकार उनको ऑफर देती है कि हम आपको पंजाब के सीएम का पद देते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये यहां से खड़ा होता है कि सरकार उस समय जो हमारा सीएम है या पीएम है, जनता चुनती थी या सरकारी एजेंसियां चुनती थी, इंदिरा गांधी चुनती थी, वो किस राइट से, किस दावे से भिंडरावाले को ऑफर दे सकती है कि हम आपको, आप हमारी बात मान जाओ, हम आपको पंजाब का सीएम बनाएंगे। मेरे कहने का सिर्फ एक छोटा सा तात्पर्य ये है, ईवीएम एक बहुत अच्छा मुद्दा है, ईवीएम से वो गुलामी जो उस टाइम थी 36 साल पहले, वो अब और ज्यादा टाइट हो गई है, पावर उनके हाथ में और ज्यादा आ गई है। पर अगर हम सोचें कि बैलेट पेपर से ही हम क्रांति ले आएंगे या बैलेट पेपर से हम सिस्टम सुधार लेंगे, तो नहीं, ये सिस्टम 36 साल पहले वो फेल कर चुके हैं। जी बिल्कुल मानने वाली बात है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एजेंसियां जो है ना, ये बकरी बनी हुई है, जिधर देख के जिधर घास दिखाते हैं उधर चल पड़ते हैं। वो खेल एजेंसियां खेल रही है, जो राह एजेंसी है या और एजेंसियां है, ये सिर्फ बस ये गुलामी गुलामी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैं पाजी, मैं ये भाईजान से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि एक हो गया है कि दरवाजा खुला है, अंदर में जाओ, जो जी चाहे करके आओ, और एक है कि दरवाजा बंद है, अब इसमें खिड़की से घुस करके जाओ, तब जो जी चाहे करके आओ। तो अगर जो बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो मान लीजिए बूथ कैप्चरिंग होगी या कहीं घोटाला होगा, इस तरह से होगा, वो चलेगा। लेकिन अभी तो खुल्लम खुल्ला जो है, अपने मन मर्जी वो दरवाजा खोल के अंदर गए, जो मर्जी करके चले आए। तो ये ईवीएम का हटना बहुत जरूरी, अगर ये हटा नहीं तो देश बर्बाद हो ही चुका है। अभी सुधरने का यही चांस है कि अगर बैलेट पेपर से हुआ चुनाव तो सुधरेगा, वरना नहीं सुधरेगा, देश बर्बाद तो हो ही चुका है। जगतार सिंह जी आपके पास 1 मिनट है, टाइम समाप्ति की तरफ जा रहा हूँ, बोल कह सकते हैं आप जो करना। छोटी सी बात मैं भाई साहब की बात का पूरे समर्थन करता हूं। मैं कहता हूं कि ईवीएम हटनी चाहिए, पर मैं उसके साथ ये कहता हूं कि अगर हम बैलेट पेपर के ऊपर भी आते हैं तो बैलेट पेपर में जो खामियां क्या है कि एक बार वोटिंग करवाने के बाद 15, 20 दिन, 25 दिन इंतजार किया जाता है, डब्बों को मैनेज किया जाता है, बूथ कैप्चरिंग ना भी हो, पब्लिक को लगे कि नहीं पूरा फेयर तरीके से काम हुआ है, तब भी बड़े हाई लेवल के ऊपर काम होता है। तो जैसे विदेशों के अंदर होता है, बैलेट पेपर में वोट डलती है और दूसरे दिन वोटें गिनती शुरू हो जाती है, वैसे इंडिया के अंदर होना चाहिए। मेरी सिर्फ एक छोटा सा अनुरोध है, मैं भाई साहब की बात काट नहीं रहा, मैं उसका समर्थन पूरा करता हूँ। तो इसमें आने वाले वक्त में करेंगे, लेकिन आंदोलन को कैसे न कोई साहब 1 मिनट का टाइम है, किसान आंदोलन को अगर कामयाबी मिल जाती है तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? मैं किसानों को भी कहना चाहता हूं कि शांति से आप अपनी रैली, आंदोलन नहीं है भाई, ये तो रैली निकालेंगे, वैसे प्रदर्शन ही है, ये रैली, ये कुछ नहीं, आंदोलन नहीं है, ये संघर्ष नहीं है, ये तो सिर्फ रैली निकालेंगे। ये तो आप कह रहे हैं ना रैली नहीं है, सरकार को पूछो। बहुत शुक्रिया। सर ये तो सरकार को पूछो ना, अब रैली की बात कर रहे हैं, सरकार को पूछो, नाक से भी निकल रहा, मुंह से भी निकल रहा, पता नहीं कहाँ डर के कारणों के। तो जगतार सिंह जी क्या कहना चाहते हैं?
नहीं नहीं, मैं वही जनता से भी, अपने देश को भी संबोधित कर रहा हूं कि ये जो किसान रैली निकाल रहे हैं, ये एक हिसाब से ये कोई कुछ भी बुराई नहीं है, निकलने दे। देश, आखिर देश में लोग हैं तो लोकतंत्र है, जब लोग नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र कैसे रहेगा? तो चलने दो, कोई बात नहीं, ये भी अपना टी टी पू पू करके निकालेंगे, झंडारोहण कर देंगे, 26 जनवरी जिंदाबाद, उसके बाद जिंदाबाद करते करते जाके चुप बैठ जाएंगे, शांति से सब मसला हल हो जाएगा, कोई बुराई नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार निवेदन किसका मानती है? सरकार तो अपनी चलाती है। जगतार सिंह जी क्या कहना चाहते हैं आप लास्ट में? जी, जनता को कहना चाहता हूं कि किसानों, अगर सरकार हमारी सारी बात मान भी जाती है, समर्थन भाई, एक सेकंड, जनता को कहना चाहता हूं किसानों का समर्थन कीजिए, किसानों का सहयोग कीजिए, किसान रैली में आप लोग शामिल हो जाइए, और किसान है तो देश है, किसान नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा। शुक्रिया जी, शुक्रिया आपका भी। आज जगतार सिंह जी क्या कहना चाहते हैं? अगर आज सरकार एट ए टाइम बोल देती है कि हम किसानों की सारी डिमांड मानते हैं जी, और हाँ सरकार किसान जीत गए, तो मैं उसको भी किसानों की जीत नहीं समझता। किसानों की जीत तब तक नहीं है जब तक बदलते युग, समय एक परिवर्तनशील है, विज्ञान परिवर्तनशील है, जो हमारा ओंकार है वो हमेशा परिवर्तनशील है। साहिब मेरा नीतनमा सदा सदा दातार। इस परिवर्तित युग की समय की धारा को समझते हुए जब तक हम अपने आप को खुद को परिभाषित करके किसानी को अपने तरीके से दोबारा परिभाषित नहीं करते, अपना मैनेजमेंट, अपनी समस्याएं, आज तक 73 साल में हम अपना दुख नहीं बता सके, अपना दुख, अपनी समस्या नहीं बता सके, ना परिभाषित कर सके, जब तक हम अपनी समस्या, दुख, सुख और उस समस्या से हमको कैसे निकलना है ये हम खुद परिभाषित नहीं करेंगे, खुद रोड मैप नहीं देंगे और खुद समस्या का हल नहीं करेंगे, तब तक मैं इस जीत को जीत नहीं समझूंगा। ये एक धोखा ही होगा, छलावा ही होगा, जैसे समुद्र मंथन में हुआ था। नहीं, वो तो समुद्र में तो नकली चीज है, वो तो अलग बात है। उसमें इसमें हम करेंगे आने वाले वक्त में क्या करना है। लेकिन मैं इसमें लास्ट में कहना चाहता हूँ, जैसे भाई साहब ने बोला था कि नो फार्म नो फूड, मैंने इसके ऊपर लिखा है, अगर जमीन नहीं होगी तो भोजन भी नहीं होगा, अगर भोजन नहीं होगा तो जिंदगी भी नहीं होगी, जीवन नहीं होगा। तो करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाने के लिए आज शैतानों से जमीन को बचाना होगा। सभी मूल निवासियों को मिलकर किसान आंदोलन को कामयाब करना होगा। किसान आंदोलन कामयाब करके हम सब मिलकर सच्चाई का राज कायम करेंगे। इस सच्चाई के राज में धर्मी, अधर्मी, नास्तिक सभी इंसान मिलकर खुशी से जिंदगी जी सकेंगे। ऐसा राज काम करेंगे, सच्चे का राज काम करेंगे। बाजी आधा मिनट हमको दे दीजिए, बाजी आधा मिनट हमें दे दीजिए। अगर किसान बिल पारित भी कर ले तो देशवासियों से मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोग ईवीएम के विरुद्ध आंदोलन करेंगे और ईवीएम नहीं रहेगी, बैलेट पेपर से चुनाव होगा, तो ये किसान बिल भी जो है भविष्य में आप लोग रद्द कर सकते हैं। लेकिन अगर ईवीएम रहेगी तो हर घर का बंदा गुलाम हो जाएगा। सर एक आखिरी संदेश मैं देना चाहूंगा। जी बताइए। सर मेरा निवेदन ये है कि हम आज तक ये बोलते आए हैं कि हमारे ऊपर जो हमले हुए, विदेशी आक्रमणकारी आए, चाहे सिकंदर आया, चाहे पुर्तगाली आया, कोई भी आया XYZ, वो हम सोने की चिड़िया थे इसलिए हमारे ऊपर आया। ये कोर्ट वर्ड में भाषा है, इसको हमारा बहुत तंत्र जो समाज, अनपढ़ समाज जो है वो नहीं समझ पाता। हम सीधा कहना शुरू करें, हमारे को सोने की चिड़िया हमारी खेती प्रधानी ने बनाया, तो हमारी खेती को लूटने के लिए, हमारे कच्चे पदार्थ को लूटने के लिए हमारे ऊपर विदेशी आक्रमण हुए। जब हम ये मैसेज लेके जाएंगे, सोने की चिड़िया नहीं बोलेंगे, कोर्ट वर्ड में बात नहीं करेंगे, तो हमारी जो बहुत बड़ी जो जनसंख्या जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो कोर्ट वर्ड में बात नहीं समझती, उसको एक कंसेप्ट समझ में आएगा कि हमारी कृषि की महत्ता क्या है, उसको समझ के वो फिर आंदोलन से के साथ जुड़ेगी। जी जी बिल्कुल। जी आप दोनों का धन्यवाद बहुत बहुत जुड़ने के लिए, शुक्रिया। बाजी इतना बड़ा भयानक वाकया हो गया, 46 सैनिक वहां शहीद हुए और पूरे देशवासियों को उसकी जांच के पता न लगा कौन आया मार के चला गया कैसे आसानी से। और इतना बड़ा भारतवर्ष 135 करोड़ की जनता के आंख में धूल झोंक लिया। ये सरकार को सरकार मानते हैं? ईवीएम के विरुद्ध जो है आंदोलन करना पड़ेगा। ये किसान बिल रोज रोज एक पारित करते हैं। आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि ईवीएम हटेगी तभी मसला हल होगा। 46 सैनिक शहीद हो गए, अरे नहीं, मेरी बात
टाइम समाप्त हो गया। उनके पास तो हजारों बिल ऐसे पड़े हैं, उन्हें बना रखे, पहले एडवांस पड़े के बाद में एक बिल को चुप करके बैठे हैं, दूसरा बिल लागू कर रहे हैं, तीसरा कर रहे हैं। वो परेशान करना चाहते हैं, उनके खून में ऐसा है कि परेशान करके उनको मेरे को एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने एक ताना मारा। ये ताना वैसे ही था जैसे राजा पोर्स को, पंजाब के राजा पोर्स को सिकंदर मारता है। वो कहते हैं कि थोड़ा बहुत अन्न बचा के रख लो, बीजेपी के पास इस तरह के बहुत सारे बिल पड़े हैं, आने वाले टाइम में फिर आप क्या खिलाओगे। तो ये बात मैं आपका समर्थन करता हूँ, इनके पास बहुत सारे बिल हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं समाप्त कर रहा हूँ इस प्रोग्राम को। हमारे पास समय नहीं है, अब आप जो है हमें जो है इजाजत दीजिए, हमारे पास समय नहीं है। जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब जुड़ने के लिए सबको धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह। सलाम अलैकुम।